हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल यू आर फाइन एंड वेल और आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने एग्जाम के लिए। तो हमने फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी का कंप्लीट कर लिया था बच्चों। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड चैप्टर में। इंडियन इकोनॉमी का जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो 1950 टू 1990। हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ लिया कि जब हम आजाद हुए, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो हमारे देश की सिचुएशन कैसी थी, क्या थी, हमने सारी चीजें पढ़ी और समझी। अब हम आजाद हो गए हैं। अब हमारे देश में जो रूल करने लग गए हैं वो इंडियन लीडर्स करने लग गए। इंडिया के जो नेता लोग थे उस टाइम पे वो हमारे देश को आगे चला रहे हैं। तो उनने इन 40 सालों में 1950 से 1990 तक हमारे देश को कैसे आगे बढ़ाया, जो हमारी स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी उसको आगे कैसे ग्रो किया। तो चलो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इसको। तो हमारा चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, इसके बारे में समझते हैं। थोड़ा सा जूम कर लिया मैंने जिससे आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो जाए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके नोट्स बनाइएगा, बहुत अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा। कह रहे हैं इंट्रोडक्शन। आफ्टर 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर ने हमारे ऊपर कितने सालों तक राज किया? 200 साल। एंड देयर एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज, इंडिया फाइनली गॉट अ फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। नाउ इट इज वॉज नेसेसरी टू रिकंस्ट्रक्ट द बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इंडियन इकोनॉमी इनटू डेवलप्ड इकोनॉमी। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था जो हमारी इकोनॉमी थी वो बैकवर्ड और स्टैग्नेंट थी। अब हमने उसको क्या बनाना था? डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना था। देयरफॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क बिफोर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टू डिसाइड द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। क्या डिसाइड करना था? टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कि हम कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम चूज करें। क्या होता है इकोनॉमिक सिस्टम, अभी समझेंगे। इकोनॉमिक सिस्टम की हेल्प से क्या होता है? विच वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर इंडिया। इकोनॉमिक सिस्टम रिफर्स टू एन अरेंजमेंट बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व। इकोनॉमिक सिस्टम चूज करना था जब हम आजाद हो गए। इकोनॉमिक सिस्टम की हेल्प से हम क्या सॉल्व कर सकते हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सर सेंट्रल प्रॉब्लम्स किसी भी इकोनॉमी की क्या होती हैं? जितनी भी दुनिया में बेटे वर्ल्ड में कंट्रीज हैं सबके कुछ ना कुछ क्या होती हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं। अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स तीन तरीके की होती हैं। सबसे पहला होता है व्हाट टू प्रोड्यूस। सबसे पहला क्या होता है? व्हाट टू प्रोड्यूस। It involves deciding the final combination of goods and services to be produced. That is, it involves selection of goods and services and the quantity of each that the economy should produce. तो सेंट्रल प्रॉब्लम में सबसे पहली प्रॉब्लम जो सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास आती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए। क्लियर हो गई बात। दूसरा आता है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब होता है उसको कैसे बनाया जाए। कैसे बनाया जाए मतलब दो तरीके होते हैं, एक होता है लेबर इंटेंसिव और एक होता है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है, लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है जिसमें हम किसका यूज करते हैं? लेबर का यूज करते हैं। जिसमें हम किसका यूज करते हैं? लेबर का यूज करते हैं, जहां पे हाथों से ज्यादा काम किया जाता है। और जो कैपिटल इंटेंसिव होता है, जो क्या होता है? कैपिटल इंटेंसिव होता है वहां पे हम ज्यादा काम किससे करते हैं? मशीन से करते हैं। तो समझ में आ गई बात। व्हाट टू प्रोड्यूस क्या बनाया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाया जाए। लेबर की हेल्प से, मैन्युअली या मशीन की हेल्प से। लेबर की हेल्प से बना रहे हैं तो उसे लेबर इंटेंसिव टेक्निक बोला जाता है, और अगर मशीन की हेल्प से बनाया जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। थर्ड प्रॉब्लम होती है फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब हम बनाए किसके लिए? देखो इकोनॉमी में बहुत सारे लोग रहते हैं, रिच भी होते हैं, पुअर भी होती है, मिडिल क्लास भी होती है। अब आपने वो चीज बनानी किसके लिए? तो उसी के लिए आ गया फॉर होम टू प्रोड्यूस। इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट अमंग पीपल। इट इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स। आपने वो कैटेगरी फाइंड करनी होती है जिस कैटेगरी के लिए आप गुड्स बना रहे हैं। रिच के लिए बना रहे हैं, मिडिल क्लास के लिए बना रहे हैं, या लोअर क्लास के लिए बना रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने ये पढ़ लिया कि
जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हो गया था तो अब अगले 40 सालों में हमें अपना इकोनॉमिक सिस्टम चूज करना था जिसकी हेल्प से हम आगे को रन कर सकें अपनी कंट्री को। इकोनॉमिक सिस्टम क्यों चूज करते हैं? जिससे हम अपनी कंट्री की क्या सॉल्व कर सकें? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव, फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है, कौन सी कैटेगरी के लिए। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। जो हम पढ़ रहे थे कि हमें एक इकोनॉमिक सिस्टम चूज करना था, तो इकोनॉमिक सिस्टम 3 तरीके का होता है। सबसे पहला होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है बच्चों जहां पे ना सारा कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर का होता है, जहां पे सारा का सारा कंट्रोल कौन से सेक्टर का होता है? प्राइवेट सेक्टर का होता है। तो लिखा है अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज वन इन विच मींस ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल एंड ऑपरेट बाय द प्राइवेट सेक्टर। जो भी रिसोर्सेस है उनको ओन करना, कंट्रोल करना, ऑपरेट करना वो कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर। दूसरे टाइप की इकोनॉमी होती है बच्चों सोशलिस्ट इकोनॉमी। दूसरे टाइप की इकोनॉमी कौन होती है? सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहां पे सारे रिसोर्सेस को ओन, कंट्रोल और ऑपरेट कौन करता है? गवर्नमेंट। आगे बात समझ में? कैपिटलिस्ट में सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? प्राइवेट। सोशलिस्ट में सब कुछ कौन कंट्रोल, ओन करता है, प्रोडक्शन करता है? गवर्नमेंट। थर्ड होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। थर्ड क्या होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है बच्चों? थोड़ा बहुत कंट्रोल गवर्नमेंट सेक्टर का, थोड़ा बहुत कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर का। इसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी। A mixed economic system refers to a system in which the public sector and the private sector are allotted their respective roles for solving the central problem of the economy. तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम वो होता है जहां पे पब्लिक सेक्टर को भी, गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ रोल दिया जाता है और प्राइवेट सेक्टर को भी कुछ रोल दिया जाता है। दोनों मिलके जो देश की सेंट्रल प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम आते हैं। अब बात आती है कि इंडिया ने कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम चूज किया। इंडिया ने कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम चूज किया? तो देखो लिखा है इंडिया अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया? मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पे गवर्नमेंट का भी रोल होगा और प्राइवेट सेक्टर का भी रोल होगा, दोनों का ही क्या होगा? रोल होगा। तो इंडिया ने क्या चूज किया था? मिक्स्ड इकोनॉमी चूज की थी। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी चीज पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने यहां तक समझ लिया कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो हमें क्या चूज करने की जरूरत थी? इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम चूज करके क्या होता? हम अपने देश की सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी को सॉल्व कर लेते। तो 3 टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट जिसमें सारा कंट्रोल किसका होता है? प्राइवेट सेक्टर का। सोशलिस्ट जिसमें सारा कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का। मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट का, कुछ कंट्रोल प्राइवेट का। दोनों मिलके क्या करते हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम्स को जो होती हैं इकोनॉमी की, उनको सॉल्व करते हैं। अब आगे चलते हैं। जो हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है, जब हमने क्या चूज कर लिया? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम चूज कर लिया, तो उसके बाद हमने करनी थी इकोनॉमिक प्लानिंग। हमें क्या करने की जरूरत पड़ी? इकोनॉमिक प्लानिंग करने की जरूरत पड़ी। आपने पिछले चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में ये पढ़ा था कि ब्रिटिशर ने हमारे देश में कुछ भी ग्रोथ नहीं होने दी थी, कुछ भी ग्रोथ नहीं होनी थी। तो जो हमारी इकोनॉमी, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा, हमारी इकोनॉमी पुअर थी, गरीब थी, बैकवर्ड थी, स्टैग्नेंट थी। अब उसको हमें डेवलप करना था। उसको क्या करना था? डेवलप करना था। तो इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए हमें क्या लाना पड़ा? इकोनॉमिक प्लानिंग। तो देखो वही लिखा है, आफ्टर अडॉप्टिंग द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर द गवर्नमेंट वाज टू रिवाइव द पुअर, बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। क्लियर हो गई? सेम बात समझाई। आगे क्या कह रहा है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इट वाज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू प्लान फॉर द इकोनॉमी नोन एज इकोनॉमिक प्लानिंग। कह रहा है अगर भारत को ग्रो करना था, डेवलप करवाना था, तो देश में प्लानिंग करनी पड़ेगी। और उस प्लानिंग को क्या नाम दिया गया? इकोनॉमिक प्लानिंग, जो हमारा टॉपिक भी है। अब ये इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे की गई देखा। इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजन बाय एन अथॉरिटी on the basis of comprehensive survey of the economy as a whole। तो कहना क्या चाह रहे हैं? जो इकोनॉमिक प्लानिंग की गई, ऐसे नहीं कि किसी ने भी कर दी। जो अथॉरिटी थी, अथॉरिटी मतलब ऐसे लोग
जो बहुत नॉलेजेबल थे, बहुत ज्यादा एजुकेटेड थे, बहुत ज्यादा क्या थे, एजुकेटेड थे, इन लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे किया। कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे मतलब ये पूरे भारत में घूमे, अलग अलग जगह घूमे, अलग अलग जगह की प्रॉब्लम्स देखी कि हर जगह क्या प्रॉब्लम है। जैसे हम उत्तराखंड में तो हमारी कुछ और प्रॉब्लम होगी, उत्तर प्रदेश में कुछ और प्रॉब्लम होगी, पंजाब हरियाणा में कुछ और प्रॉब्लम होगी, ऐसे ही अगर हम साउथ साइड चले जाएं तो वहां कुछ और प्रॉब्लम होगी। तो उन्हें कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे किया अथॉरिटी ने, उसके बेस पे क्या बनाए गए, उसके बेस में की गई इकोनॉमिक प्लानिंग। टू मेक इकोनॉमिक प्लानिंग इफेक्टिव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप प्लानिंग कमीशन। कह रहा है जो इकोनॉमिक प्लानिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, मतलब इसका रिजल्ट अच्छा है, हम अच्छे से इसमें काम कर सकें, तो इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या सेटअप किया, कह रहे हैं प्लानिंग कमीशन। क्या सेटअप किया, प्लानिंग कमीशन। कब, 1950 में, विद द प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरमैन। इसके चेयरमैन भी कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे। फिर कह रहा है द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज नाउ नोन एज नीति आयोग। अब प्लानिंग कमीशन को हम किस नाम से जानते हैं, नीति आयोग। 1 नंबर में बच्चों क्वेश्चन आ रखा है कि प्लानिंग कमीशन को आप किस नाम से जानते हैं, नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग was established on January 1, 2015 as the successor to the planning commission। इसी प्लानिंग कमीशन को अब हम किस नाम से जानते हैं, नीति आयोग। कब आई, जनवरी 1, 2015। अच्छे से डेट याद कर लेना, मे बी 1 मार्क्स में आ जाए। कह रहा है प्लानिंग इज डन टू अचीव सम प्री डिटरमाइंड गोल्स विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। जो हम प्लानिंग करते हैं वो कुछ प्री डिटरमाइंड गोल को, आज ही हम गोल बना लेंगे, जैसे आपने गोल बना रखा है कि हम 12th में इतनी परसेंटेज मार्क्स लाएंगे, तो उसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं, अपनी प्लानिंग की जाती है। आगे चलते हैं। कह रहा है इन इंडिया प्लान्स आर मेड फॉर 5 ईयर नोन एज 5 ईयर प्लान्स। तो जो भी हमने प्लान्स बनाए, जो भी हमने क्या बनाए, प्लानिंग बनाई, प्लानिंग की, वो कितने सालों के लिए की, 5 साल के लिए की। कितने साल के लिए की बच्चों, 5 साल के लिए, जिसको किस नाम से जाना गया, 5 ईयर प्लान्स। गोल क्या थे 5 ईयर प्लान के, अब समझते हैं गोल्स क्या थे। कह रहा है 5 ईयर प्लान्स हैव आल्सो टेकन केयर टू इंश्योर दैट वीकर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बेनिफिटेड फ्रॉम द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। अब जो प्लान बनाया, कह रहा है बच्चों, उसमें यह बोला गया कि जो भी डेवलपमेंट होगा भारत का, उससे सिर्फ अमीरों को ही फायदा ना मिले, जो वीकर सेक्शन है, गरीब लोग हैं, उसको भी, उनको भी इसका क्या मिल सके, बेनिफिट। इस बात का ध्यान रखा इन प्लान्स में। कह रहा है द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च फॉर अ पीरियड ऑफ स्टार्टिंग 1 अप्रैल 1951 एंडिंग 31 मार्च 1956। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो कब स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 1951 को, कंप्लीट कब हुआ, 31 मार्च 1956 को। क्लियर होगी। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आज का हम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो आज का हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, दूसरा। पहला हमने क्या पढ़ लिया, इकोनॉमिक प्लानिंग। अब पढ़ रहे हैं 4 बेसिक गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, यहां से एग्जाम में बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि हमारा क्वेश्चन आता ही है। जो हमने 5 ईयर प्लान्स बनाए, जो हमने क्या बनाए, 5 ईयर प्लान, इसके गोल्स क्या थे, इसके 4 बेसिक गोल्स थे। सबसे पहला गोल था ग्रोथ, सबसे पहला गोल था ग्रोथ। जो भी प्लान बनाए गए, जितने भी प्लान बनाए हमने 5 ईयर प्लान, सब में इस बात का ध्यान रखा गया कि हमारी इकोनॉमी ग्रो हो, हमारी इकोनॉमी क्या हो, ग्रो। आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हम बहुत स्टैग्नेंट थे, कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे जो भी प्लान बनाए गए, सब में किस बात का ध्यान रखा गया कि भारत क्या करे, ग्रो करे। द स्टैग्नेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल force the planner to make economic growth as the first and foremost objective of India's plan। कह रहा है किस बात का ध्यान रखा गया कि जो भी हो हमारे देश में फर्स्ट और फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव रखा गया कि ग्रोथ हो, क्या हो, ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या है, ग्रोथ refers to increase in country's capacity to produce output of goods or services within the country। ये गुड्स है। It means that either a larger stock of productive capital or a larger size of supporting services or an increase in efficiency of productive capital and services। कुछ भी हो, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, ग्रोथ मतलब हम और ज्यादा प्रोडक्शन करें, और ज्यादा क्या कर सकें,
प्रोडक्शन करें, हमारा देश में प्रोडक्शन क्या हो जाए, इंक्रीज होने लग जाए, प्रोडक्शन क्या होने लग जाए बच्चों, इंक्रीज होने लग जाए। फिर अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्टडी इंक्रीज इन जीडीपी। कह रहा है जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसका अच्छा इंडिकेटर क्या होता है कि जो हमारी जीडीपी है वो धीरे धीरे क्या हो, इन ग्रो करे, धीरे धीरे क्या करे, ग्रो। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारे 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। तीनों सेक्टर में धीरे धीरे क्या हो, ग्रोथ हो, जिससे उसका इंपैक्ट किस में पड़ेगा, जीडीपी में। इसके बारे में डिटेल में हम जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हम वहां पे डिस्कस करेंगे। चलो हमने ग्रोथ पढ़ लिया, एक पॉइंट और बचा है, कह रहा था जीडीपी ऑफ द कंट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर, जो मैंने आपको बता दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इनकी टोटल जो भी प्रोडक्शन होता है उसकी मॉनेटरी वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, जीडीपी। तो डिफरेंट सेक्टर से ही हम क्या कैलकुलेट कर पाते हैं, देश की जीडीपी को कैलकुलेट कर पाते हैं। दूसरा क्या गोल था, 4 बेसिक गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान के, मॉडर्नाइजेशन। जो हमारी टेक्नोलॉजी थी उसको मॉडर्न करना था, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी उसे छोड़ देना था, अब नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट करनी थी, दैट इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। और कह रहा है इंडियन प्लानर्स हैव ऑलवेज रिकॉग्नाइज द नीड फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ द सोसाइटी टू राइज स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ पीपल। मॉडर्नाइजेशन इंक्लूड, मॉडर्नाइजेशन में किस किस बात का ध्यान रखा गया, एडेप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, नई, पुरानी टेक्नोलॉजी को छोड़ देंगे, नई टेक्नोलॉजी का क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। चेंज इन सोशल आउटलुक, देखने का नजरिया बदलेंगे। इसमें क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। मॉडर्नाइजेशन ऑल्सो रिक्वायर चेंज इन सोशल आउटलुक सच एज जेंडर एम्पावरमेंट और प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स टू वुमेन। A society will be more civilized and prosperous if it uses the talent of women in the workplace। तो चेंज इन सोशल आउटलुक मतलब होता है कि हमें देखने का नजरिया बदलना है। जेंडर एम्पावरमेंट, जितना मेल्स को पावर दी जा रही है उतनी पावर फीमेल्स को दी जाए, मेल्स फीमेल्स को भी क्या दिए, राइट दिए जाए। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है सेल्फ रिलायंस। जो 4 बेसिक गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान थे, सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब होता है आत्मनिर्भर होना। अब भारत किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, दूसरी कंट्री पे क्या नहीं होना चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। वो सारी चीजें खुद ही क्या कर ले, अपने देश में प्रोड्यूस कर ले, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रिलायंस। क्या कहना चाह रहा है, सेल्फ रिलायंस मींस ओवरकमिंग द नीड ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंट, दैट इज टू हैव डेवलपमेंट थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्सेज। हमें फॉरेन जो एक्सटर्नल असिस्टेंट, भारत को बाहर से जो हेल्प लेनी चाहिए थी उससे हम ना लें, अब हम खुद अपने रिसोर्सेज को क्या करें, डेवलप करें। द पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी। जो पॉलिसी थी सेल्फ रिलायंस की उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया, क्यों, टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस। अब हम फॉरेन से कोई चीज लेंगे ही नहीं तो उनसे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और उसको हम खुद अपने देश में क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस, जो फॉरेन हमारे देश पे इंटरफेयर करता था, अगर हम उनसे कुछ भी चीज लेंगे तो एक तरीके से हम उन पे डिपेंडेंट हो गए, वो हम पे इंटरफेयर कर सकते हैं, तो वो भी हम अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, दैट इज इक्विटी। इक्विटी मतलब होता है बराबरी। कह रहे हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा, मॉडर्नाइजेशन तो दूसरा पढ़ा, एंड सेल्फ रिलायंस तीसरा पढ़ा, may not improve kind of life which people are living। कह रहा है अगर देश ग्रो करेगा तो जरूरी नहीं है कि इससे सभी सेक्टर्स के लोगों को फायदा हो। सभी सेक्टर मतलब अमीर, गरीब, मिडिल क्लास, क्या पता अमीरों को तो हो लेकिन गरीबों को इसका फायदा ना हो। दूसरा था मॉडर्नाइजेशन, नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, देखने का नजरिया बदल रहे हैं, इससे शायद सभी लोगों की लाइफ में ज्यादा फर्क ना आए। सेल्फ रिलायंस, अगर भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, खुद ही सारी चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, उसे दूसरी कंट्री की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो इससे क्या कहते हैं ना, जो पुअर सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है, पुअर सेक्शन है, जो गरीब लोग हैं, शायद उनकी लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट इतना ज्यादा ना आए। कह रहा है इसीलिए सो इफ it is important to ensure that benefit of economic prosperity are availed by all sections, rich and poor of the economy।
इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हमारे देश में प्रॉस्पेरिटी आ रही है उसका बेनिफिट सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मिले, अमीरों को भी उसका फायदा मिले और गरीबों को भी क्या हो, उसका फायदा हो। कह रहा है अकॉर्डिंग टू इक्विटी एवरी इंडियन शुड मीट हिज और हर बेसिक नीड्स, और वो बेसिक नीड्स क्या है, फूड, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ। फूड, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ। इक्विटी का मतलब है सबको बेसिक नीड्स मिले। देखो वो उसमें बेसिक नीड्स में क्या आता है, सबको फूड मिले, हाउस मिले, एजुकेशन मिले और हेल्थ। फिर कह रहे हैं इनइक्वलिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड बी रिड्यूस। जो इनइक्वलिटी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, तो इनके बीच में क्या आना चाहिए, कम होनी चाहिए ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने अगला टॉपिक पढ़ लिया 4 बेसिक गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। क्या थे 4 बेसिक गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान? सबसे पहले ग्रोथ, हमें ग्रोथ करना था, हमें क्या करना है, ग्रो करना है। ग्रोथ मतलब हमें प्रोडक्शन पहले से ज्यादा करनी है, हमारी जो सर्विसेज है, सपोर्टिंग सर्विसेज है, वो और इंक्रीज हो जाए, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए, हमारे जीडीपी इंक्रीज हो। जीडीपी इंक्रीज कैसे होगी, तीनों सेक्टर की हेल्प से। कैसे होगी, तीनों सेक्टर की हेल्प से। दूसरा पॉइंट पढ़ा हमने मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन में हमने सबसे पहले पढ़ा कि एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जो हम ओल्ड टेक्नोलॉजी, पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे उसको छोड़ दें, अब नई टेक्नोलॉजी का क्या करें, यूज करें। दूसरा पॉइंट था इसमें चेंज इन सोशल आउटलुक, अब हमें देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। जो राइट्स हम मेल्स को दे रहे हैं वही राइट्स हमें फीमेल्स को भी देने पड़ेंगे। थर्ड हमने पढ़ा पॉइंट सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब होता है कि हमें जो एक्सटर्नल असिस्टेंस ले रहे थे, दूसरी कंट्रीज से हेल्प ले रहे थे, वो बंद करनी पड़ेगी और अब खुद अपने ही देश में रिसोर्सेस का यूज करके प्रोडक्शन करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस, हमें फॉरेन डिपेंडेंसी में रिडक्शन होगी, वो हम और जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो हमारे साथ इंटरफेयर नहीं कर पाएंगी। लास्ट पॉइंट हमने जो पढ़ा वो पढ़ा इक्विटी। कह रहा था जो ग्रोथ है, मॉडर्नाइजेशन है, सेल्फ रिलायंस है, वो शायद इंप्रूव ना कर पाए लोगों की लाइफ को। लोगों की लाइफ मतलब अमीर और गरीब दोनों की। लेकिन कह रहा है इक्विटी मतलब ऐसा है कि हमें दोनों सेक्शन, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, दोनों का भला करना है, दोनों का फायदा सोचना है। इक्विटी मतलब होता है कि लोगों की बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाएं। अब बेसिक नीड्स में क्या आ जाता है, फूड, हाउस, एजुकेशन और हेल्थ। और जो इनइक्वलिटी थी अमीर और गरीब के बीच में जो डिफरेंस था उसको क्या करें, हम रिड्यूस कर दें। चलिए आगे चलते हैं। अब आपने और हमने पढ़ा था बच्चों की पिछले चैप्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा दिक्कत थी। क्या थी, बहुत ज्यादा दिक्कत थी। अब इस चैप्टर में हमने जो हमारा चैप्टर है 1950 टू 1990, अब तो हमारे देश के लीडर्स राज कर रहे थे, हम प्लान कर रहे थे, तो अब हमने अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर को कैसे डेवलप किया। तो 1950 से 1990 में हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या इंप्रूवमेंट किए, किसे कैसे उसको बेटर बनाया, ये समझना है। कह रहे हैं इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न दैट देयर वाज नीदर ग्रोथ नॉर इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। ये हमने समझ लिया था पिछले चैप्टर में। कह रहा है ना ही ग्रोथ थी और ना ही क्या था, इक्विटी थी। कह रहा है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लैंड टेन्यूर सिस्टम वाज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरमीडिएटरीज लाइक जमींदार who merely collect rent लगान from the actual tiller of the soil। ये सब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था। जो जमींदार थे, टीनेंट या स्मॉल फार्मर से क्या कलेक्ट करते थे, लगान। समझो, तो वो चीज ही बताई गई है। अब क्या बोल रहा है, जो लो प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर सेक्टर में वॉज फोर्स इंडिया इंपोर्ट फूड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ रखा है पहले कि जो हम अपनी फूड शॉर्टेज की रिक्वायरमेंट है वो कौन सी कंट्री से फुलफिल करते थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है बच्चों, द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स विथ अप्रोक्सीमेटली 70 to 75%। सो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वाज फोर्स राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। कह रहा है हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, जो हमारा कौन सा सेक्टर था, एग्रीकल्चर सेक्टर था, उसमें 70 से 75% पॉपुलेशन इंगेज थी, काम करती थी। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या देना शुरू कर दिया, हमने ध्यान देना शुरू कर दिया।
अब अगला टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट में आता है, यहां से 1 नंबर में या 3 नंबर में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। क्या है बच्चों, समझना। कह रहा है फीचर और प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर बिटवीन 1950 टू 1990। 1950 से 1990 के बीच में क्या प्रॉब्लम्स थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है लो प्रोडक्टिविटी। जो प्रोडक्शन था, जो प्रोडक्टिविटी होती थी वो बहुत ज्यादा क्या होती थी, कम, दैट इज कॉल्ड लो प्रोडक्टिविटी। कह रहा है इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज नोन फॉर इट्स लो प्रोडक्टिविटी, लैक ऑफ नॉलेज वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैग्नेशन इन दिस सेक्टर। कह रहा है जो लैक ऑफ नॉलेज थी वो ही रिस्पॉन्सिबल थी, इसी वजह से जो हमारा प्रोडक्शन होता था वो क्या होता था, कम। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, दूसरा पॉइंट है हमारा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा पॉइंट क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। पहले पढ़ लेते हैं फिर समझाऊंगा डिटेल में। इट रिफर्स टू ए स्टेट इन विच मोर पीपल आर एंगेज्ड इन वर्क देन आर रियली नीडेड। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है समझना बच्चों, ठीक है। ये एक लैंड का एरिया है, ठीक है। इस लैंड के एरिया में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है काम करने के लिए, सिर्फ 2 लोगों की। कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, 2। लेकिन इस लैंड के जो लैंड है इसमें एक्चुअल में कितने लोग काम कर रहे हैं, 3 4 5। तो टोटल कितने लोग काम कर रहे हैं, 5 लोग कर रहे हैं। तो जरूरत कितने की थी, सिर्फ हमें इन 2 लोगों की, लेकिन इस प्लॉट में काम कितने लोग कर रहे हैं, टोटल 5। ऐसी एम्प्लॉयमेंट को, अनएम्प्लॉयमेंट को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। मतलब जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। 2 लोगों की जरूरत थी, कितने लोग काम कर रहे हैं, 5, दैट इज कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या लिखा है, इट रिफर्स टू अ स्टेट इन विच मोर पीपल आर एंगेज्ड इन वर्क देन आर रियली नीडेड। एक प्लेस पे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं लेकिन उतनों की जरूरत नहीं है। थर्ड प्रॉब्लम क्या थी, हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। जो हमारी कंट्री थी वो बहुत ज्यादा किस पे डिपेंडेंट थी बच्चों, रेनफॉल में, बारिश पे। आजकल के टाइम पे तो आपने देखा होगा हमारे वहां कैनाल होती है, गूल बनाई जाती है खेतों तक, सरकार ने फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है। लेकिन हम 1950 से 1990 की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट किस पे रहते थे, रेनफॉल पे। फोर्थ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट था ये भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। ये भी कितने नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। और सब्सिस्टेंस फार्मिंग ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 1 नंबर में पूछा जाता है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ओनली फॉर वंस ओन यूज विदाउट एनी सरप्लस फॉर ट्रेड। तो जो फार्मर्स होते थे वो जो भी प्रोडक्शन करते थे, जो भी क्रॉप लगाते थे, व्हीट हो गया, राइस हो गया, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही कंजम्पशन के लिए लगाते थे। कोई भी सरप्लस मार्केट में बेचने के पर्पज से वो प्रोडक्शन नहीं करते थे। तो इसे बोला जाता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नेक्स्ट पॉइंट था आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी मतलब होता है बच्चों कि जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते थे, जो हम क्या यूज करते थे, टेक्नोलॉजी, वो बहुत पुरानी हो गई थी। आउटडेटेड मतलब होता है पुरानी, और वो मोस्टली मैनुअल थी। जो भी हम मशीन यूज करते थे वो मैनुअल थी। मैनुअल मतलब जो हाथ से चलाई जा सके। आज क्या है, जैसे हम पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर में, पहले हल चलाया जाता था बैल की हेल्प से, ठीक है, फावड़े से काम किया जाता था मैनुअली। आज क्या, आज ट्रैक्टर की हेल्प से हम क्या कर लेते हैं, एग्रीकल्चर। तो आज हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। लेकिन 1950 से 1990 के बीच में हम कैसी टेक्नोलॉजी यूज करते थे, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट बिटवीन टीनेंट एंड लैंडलॉर्ड्स। कह रहा है जो कन्फ्लिक्ट मतलब होता है लड़ाई, कन्फ्लिक्ट मतलब होता है लड़ाई, किन के बीच में, टीनेंट एंड लैंडलॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड्स होते हैं जमीन के ओनर, टीनेंट होते हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं। इन लोगों के बीच में क्या हो जाती थी, लड़ाई। क्या कह रहे हैं, फार्मर्स वर ऑफन अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल कॉन्ट्रैक्ट दैट बाउंड देम टू देयर लैंडलॉर्ड्स, full stop. Landlord used to extract huge amount of interest from the farmers. कह रहे हैं जो लैंडलॉर्ड है वो कोई ना कोई चुपचाप उनके साथ क्रिटिकल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते थे। जो गरीब किसान है उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो जो जमीन के मालिक थे ना उनके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते थे।
अब वो कॉन्ट्रैक्ट इतना इस तरीके का होता था कि जो बाद में उनको बाउंड कर देता था टेनेंट को कि आपने ये करना ही है। इस वजह से इन दोनों के बीच में क्या हो जाती थी, लड़ाई झगड़े हो जाते थे। तो ये रीजन थे जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स थी एग्रीकल्चर में 1950 से 1990। 2 पॉइंट क्या याद रखना, वैसे तो 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट मैंने मार्क किया है, इसमें से भी तो 2 पॉइंट है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट और सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, समझा दिया मैंने। सो स्टूडेंट इस वाले लेक्चर में हम यहीं तक करते हैं, ठीक है। हम 3 लेक्चर में ही इस चैप्टर को भी क्या कर लेंगे, कंप्लीट। मैं बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। आप इन सारे कॉन्सेप्ट को नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर अपने नोट्स बनाइए और बहुत अच्छी प्रिपरेशन कीजिए। जैसे ही हमारे पहले यूनिट 1 फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर कंप्लीट होगा तो फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कराऊंगा और आप देखिएगा कि एक्चुअल में उस पेपर में से इनमें पूरा पूरा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तभी हमें पता चलेगा कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो फ्रूटफुल है हमारे लिए या नहीं है। तो बस बच्चों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फीडबैक दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।